बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम क्विकली मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर में जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्किप हो गया सो आप हमारा लास्ट का लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट से जाके वॉच कर सकते हैं और उसे अटेंड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने हमारा लास्ट का लेक्चर नहीं देखा तो आज के लेक्चर पर अगर आप डायरेक्टली मूव करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कल का लेक्चर अटेंड करें और फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करें, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड तरीके से अपनी टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो बता चुकी हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 और नोटबुक की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहला काम कि हम चेक करेंगे कि आइदर अवर गिवन फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सो न्यूमरेटर की पावर यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास 3 है। सो इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हम जो है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज ए ओवर क्या आएगा मेरे पास, पहले जो लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है इसे देख लेते हैं। आ जाएगा x+2 फर्स्ट पावर प्लस b ओवर सेकेंड पावर के साथ अब ये आ जाएगा x+2 की सेकेंड पावर आ गई, ठीक है, प्लस c ओवर ये जो फैक्टर रिमेनिंग है हमारा ये आ जाएगा x+3। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज आवर मेन इक्वेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल भी चेंजिंग्स नहीं है उसमें, वो बिल्कुल एज इट इज़ होगा जैसे हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में करते आएंगे, और वो ये है कि मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पर जो है मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो ये पूरे फैक्टर्स यहाँ से जो है वो कट हो जाएंगे। यहाँ पर x+2 की यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, सो यहाँ से जो है वो एक पावर कट हो जाएगी और एक जो है वो रिमेनिंग रहेगी। सो यहाँ से जो है पूरी दोनों की दोनों पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास x+3 वाला फैक्टर जो है वो कट हो जाएगा। सो अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज x² + 7x + 11 इज इक्वल्स टू a इंटू क्या है a के साथ x+2 इंटू x+3 प्लस b इंटू क्या बच गया मेरे पास x+3 और एंड पर c के साथ मेरे पास कौन सा फैक्टर बच गया x+2 होल स्क्वायर, और इसे हम नेम दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें से जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं उन्हें देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि एक तो हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर लीनियर है और एक हमारे पास ये वाला फैक्टर लीनियर है। सो ये वाला जो फैक्टर है दिस इज़ नॉट लीनियर, दिस इज़ क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी पावर क्या है 2। सो इट मीन्स दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक बट नॉट लीनियर। ठीक है, लीनियर हमारे पास सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं x+2 एंड x+3। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ पर दो कोफिशिएंट्स जो है हमारी इनकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। सो उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे सबसे पहले लेट x+2 इज इक्वल्स टू 0। सो लेट x+2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -2। तो जब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल आई तो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास x आ रहा है वहाँ मैं उसकी वैल्यू -2 पुट कर दूंगी। ठीक है, सो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। तो अब हम जो है इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 14 + 11 इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी मेरे पास आंसर आ जाएगा b इंटू 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बच जाएगा +15 - 14। 15 में से 14 निकल गया तो बच गया हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू b इंटू 1। तो यहाँ से क्लियर है कि हमारी b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये हमने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू रखा और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से जो है हम सेकंड फैक्टर जो कि हमारे पास x+3 इसको भी इक्वल टू रखेंगे और यहाँ से भी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर मैंने अपने सेकंड फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रखा है। सो x की वैल्यू आ गई -3, इसे रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। इसे सॉल्व किया तो मेरे पास c की एक वैल्यू निकल आई दैट इज इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली ये पार्टीशन मैंने इसलिए किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो c की वैल्यू भी निकल आई, हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई, लेकिन हमारे पास एक
जो वैल्यू है वो अभी तक अननोन है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। सो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ और इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ऑलराइट, जैसे कि आपके सामने अब आपने देखा कि यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, इस साइड को तो हम टच नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। सो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू, इसके साथ भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सो x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा अभी, प्लस c इंटू, अब यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर ओपन हो रहा है तो हम जो है इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a b और c को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a। इसी तरीके से b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा प्लस bx प्लस 3b, लास्ट पे जो है c, इसे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4cx। सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसे भी हमने जो है वो एज इट इज़ लिख दिया, उसे हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सेपरेट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर वाली एक ये टर्म है मेरे पास और एक ये टर्म है, तो क्या आ जाएगी a प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट जो है मुझे x की वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। तो ये x की वैल्यू जो है एक यहाँ पर x आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर x की वैल्यू है। सो इनमें से जो है मैं x ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ, सो आप जो है x को अगेन मेंशन नहीं करेंगे। तो क्या बच जाएगा यहाँ से 5a, यहाँ से x निकल गया तो प्लस b, और यहाँ से जब x निकल गया तो बच गया मेरे पास प्लस 4c। इसी तरीके से जो एंड पर हमारे कॉन्स्टेंट्स बचे हैं उनको मेंशन कर देंगे, दैट इज 6a, ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स इसलिए क्योंकि इनके साथ x की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ से प्लस 3b और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 4c, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एज इट इज़ चलती जाएगी, इसे हमने कुछ भी नहीं करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप पहले मेंशन कर देंगे कि हम जो है अब क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, सबसे पहले हम किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। सो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट्स हैं, a प्लस सी, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। इसी तरीके से जब हमने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो मेरे पास क्या आ गया 5a प्लस b प्लस 4c। यहाँ पर x के साथ क्या है ये वाली टर्म, और इस साइड पर x के साथ क्या है 7। इसी तरीके से x की पावर 0 यानी कि कॉन्स्टेंट्स को भी हम जो है वो कंपेयर कर लेंगे, दैट इज ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट 6a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है मेरे पास 11। तो इक्वेशंस की नंबरिंग कर लें, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास जो है इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है। सो इक्वेशन 4 और 5 जो यहाँ पर यूजेबल नहीं है, सो हमें जो है सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो a की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 3 से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू अवेलेबल है। सो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 को राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, a प्लस c इज इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज इक्वल्स टू, ये -1 जो था इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा +1, तो ये आ गया 1 + 1 इम्प्लॉइज दैट a इज इक्वल्स टू 2। तो जब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b और c की ऑलरेडी थी, तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारी मेन इक्वेशन थी ये वाली। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की वैल्यू को रिप्लेस कर दूँगी, तो हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद ये जो है इक्वेशन, ये मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और यही हमारी सिंप्लीफाइड और लास्ट फॉर्म होती है, ठीक है।
सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो इसे भी राइट डाउन कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं. तो ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. सो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, a/x-1 फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, नेक्स्ट फैक्टर x+2 स्क्वायर है, तो पहले हम पावर 1 के साथ लिखेंगे x+2 को, फिर नेक्स्ट स्टेप में c/ करके इसकी x+2 की पावर 2 कर देंगे. सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का. सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. सो जब हम इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो फैक्टर है ये कट हो जाएगा. सो यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 9. सो यहाँ पर जो 9 है वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो अब हम राइट हैंड साइड में भी कटिंग्स कर लेते हैं. सो ये फैक्टर कट हो गया. तो यहाँ से जो x+2 इसका स्क्वायर था, सो एक पावर कट हो जाएगी, एक हमारी बच जाएगी यहाँ से, और यहाँ से जो है वो दोनों पावर जो है वो कट हो जाएंगी. सो इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, 9 इज इक्वल्स टू a इंटू x+2 स्क्वायर प्लस b इंटू x-1 इंटू x+2 प्लस c इंटू x-1. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो मेरे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, एक ये लीनियर फैक्टर है और एक ये लीनियर फैक्टर है. सो इन दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखूंगी और हमारी दो वैल्यूज जो हैं यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी. तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या फाइनल वैल्यूज आ रही हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. नेक्स्ट कि जो मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स थे उनको मैंने बारी बारी इक्वल टू 0 रखा है. सो फर्स्ट केस में मैंने x-1 को इक्वल टू 0 रखा है और इसे रिप्लेस किया इन इक्वेशन नंबर 2. तो पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास एक ही वैल्यू आ गई, दैट इज 1. सो यहाँ पे सेपरेशन मैंने इसलिए की है पोर्शंस की ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं कहाँ पर कौन सा फैक्टर पुट कर रही हूँ. सो ये फर्स्ट फैक्टर का केस है. सो नेक्स्ट में मैंने अपना सेकंड फैक्टर जो कि था मेरे पास x+2 इसे इक्वल टू 0 रखा है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद रिप्लेस किया है इन इक्वेशन नंबर 2. तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो है मेरे पास c की वैल्यू निकल आई, दैट इज इक्वल्स टू -3. सो a की वैल्यू निकल आई है, c की वैल्यू निकल आई है, लेकिन अभी तक जो है मेरे पास b की वैल्यू अवेलेबल नहीं है. सो मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसे मैं सॉल्व करूँगी, आगे लेके चलूँगी और उसमें से जो है अब मैं अपनी b की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी, ठीक है. सो यहाँ पर जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 राइट डाउन कर लेती हूँ. तो ये मैंने अपनी इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख लिया है. तो अब मैं क्या करूँगी, इसे सिंप्लीफाई कर लूँगी. सिंप्लीफाई कैसे करूँगी कि यहाँ पर जो स्क्वायर्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं उन्हें कर देंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास स्क्वायर ओपन होगा तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x आ जाएगा यहाँ पर. सो नेक्स्ट में हम यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. तो ये मेरे पास आ जाएगा b इंटू x² प्लस x और साथ में आ जाएगा -2 प्लस c इंटू x-1. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a, b और c को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये मेरे पास आ गया ax² प्लस 4a प्लस 4ax. इसी तरीके से b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें. तो ये मेरे पास बन गया bx² प्लस bx-2d. और इसी तरीके से लास्ट पर जो है हम c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा cx-c. तो अब यहाँ से जो है हम कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे. x² को मैं यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ और x² वाली जो भी टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसे मैं मेंशन कर दूँगी. तो ये आ जाएगा a प्लस b यहाँ से मेरे पास. और इसके अलावा अगर मेरे पास देखूँ नेक्स्ट टर्म दैट इज़ x. सो यहाँ पर x वाली कौन सी टर्म्स आ रही हैं, एक ये टर्म आ रही है, एक ये टर्म आ रही है और एक ये टर्म आ रही है. सो x वाली टर्म्स को यहाँ से मैंने अगर सेपरेट किया तो x जो है मैं कॉमन ले चुकी हूँ, ठीक है. सो कॉमन लेने के बाद जो है आपने इसे लिखना है. तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे पास यहाँ से 4a यहाँ से क्या बचा मेरे पास प्लस b और यहाँ से लास्ट में मेरे पास क्या बचा प्लस c. इसी तरीके से जो है एंड पर हमारे कांस्टेंट्स जितने भी रह गए हैं, एक ये कांस्टेंट है मेरे पास और एक ये कांस्टेंट और एक ये. तो तीनों कांस्टेंट्स जो है इन्हें भी मेंशन कर दें. 4a -2b -2b -c.
तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है कि आई एम गोना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। सो आप मेंशन कर देते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं इन पर नहीं जाना काइंडली, आपने जो है वो पूरी फॉर्म्स लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि लेक्चर का टाइम कम होता है। सो इसलिए जो है मैं ये जल्दी जल्दी करवाती हूँ, क्योंकि लेक्चर का जो है टाइम जो भी होता है हमें उसके अंदर ही लेक्चर को कवर करना होता है, ठीक है। सो इस शॉर्ट फॉर्म्स पर या इक्वेशंस मेंशन करने पे आपने नहीं जाना, जहाँ जहाँ पर भी जो भी चीज़ मेंशन करनी होती है आपने प्रॉपर्ली से मेंशन करना है। सो कंपेयरिंग कर लेते हैं कोफिशिएंट्स की ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो मेरे पास राइट हैंड साइड से आ रहा है a प्लस बी, और अगर मैं गौर करूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरे पास एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट पे मैं क्या करूँगी, एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी, ठीक है। तो एक्स के कोफिशिएंट्स यहाँ से मेरे पास ये 3 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, दैट इज 4a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x की कोई भी टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पर, सो इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 0। सो लास्ट पे जो है मेरे पास x की पावर 0 यानी कि कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करूँगी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल्स टू, सो कॉन्स्टेंट इज अवेलेबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमारे पास जो है हमारी इक्वेशंस आ गई, इसे हम नेम दे लेते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और एंड वाली को इक्वेशन 5। तो हमारे पास जो है c और a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, हमें जो है b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो है इजीली इक्वेशन नंबर 3 से अपनी b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस b इज अननोन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, और c की वैल्यू भी आ चुकी है। सो जब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस ऑल 3 वैल्यूज़ इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ भी हमारे पास a, b और c आ रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ को सिंपली रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपके सामने है कि जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में a, b, c की वैल्यूज़ रिप्लेस की, तो ये है जी मेरी ओरिजिनल फॉर्म जो कि एट द एंड जो रिसीव हुई। b की जो है साथ में वैल्यू में -1 था, सो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और इसी तरीके से c के साथ भी जो नेगेटिव की वैल्यू थी वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारी आज के लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। सो आई होप कि अब आपको काफ़ी हद तक इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक ईजी भी लगा होगा। सो भरपूर प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। दीज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से लेंथी हैं और प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी लगेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।